साल पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि जो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी उसमें सीजेआई होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, अपोजिशन का एक लीडर होगा। लेकिन उसको कानून बदल कर किस तरह से सरकार ने पूरे नियम ही बदल दिए। अब उसमें एक कैबिनेट मंत्री है, खुद प्रधानमंत्री है और अपोजिशन लीडर है। जाहिर सी बात है कि इसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। अपोजिशन लीडर इसमें अगर नानकुर भी करते हैं, अपनी सहमति दिखाएं, ना सहमति दिखाएं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूनानिमस डिसीजन इस पर, मेजॉरिटी से डिसीजन जो है इस पर लेकर आज आपने देखा ये किस तरह से 2 चुनाव आयुक्तों के नाम आपके सामने आ गए हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे, इसी पूरे प्रोसेस पर आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद अहम और खास मेहमान जुड़ गए हैं, जो कि जाने माने पत्रकार हैं। तमाम टीवी चैनल्स पर आप उनको देखते रहे हैं। 20 साल से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कवर किया है। इसके साथ साथ संवैधानिक पद पर वो रह चुके हैं। हरियाणा में वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो रह चुके हैं। तो उनसे बेहतर मेहमान इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कोई हो नहीं सकता था। तथ्यों पर आधारित वो तमाम अपनी बात रखते हैं, आपको पता है। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये कि किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद ये होती है कि चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनाव किस तरह से कराए जा रहे हैं, वो फ्री और फेयर हैं या फिर नहीं। लेकिन जिन ऑफिसर्स पर ये जिम्मेदारी है कि वो इन चुनाव को फ्री और फेयर तरीके से कराएं, उस पूरी प्रक्रिया को देखें, अगर उनके चयन की ही पूरी प्रक्रिया क्वेश्चन मार्क है, अगर उसी पर ही विपक्ष से लेकर और पूरा देश अगर सवाल खड़ा कर रहा है, तो क्या फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाला चुनाव फ्री और फेयर होगा? ईवीएम को लेकर सवाल पहले से ही उठते रहे हैं। डिपेंड करता है किसी भी सरकार पे कि उसकी मंशा क्या है और वो अपनी किस तरह की छवि बनाना चाहती है। मोदी सरकार के पास बहुत ही बेहतरीन अवसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ 47 में और 2023 तक उनके पास, कोई भी देश के पास चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का संवैधानिक तौर पर कोई कायदा नहीं था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि जब तक आप कायदा बनाए, नया कानून बनाए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करें, उसमें सीजीआई रहेंगे, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई। तो ये मोदी सरकार के लिए एक बेहतरीन शानदार अवसर था कि वो अपनी क्रेडेंशियल्स को और डेमोक्रेसी के क्रेडेंशियल्स को इस्टेब्लिश करते, उनको मजबूत करते। लेकिन हुआ उसका उल्टा। मोदी सरकार ने वार फाइटिंग मोड में आकर के इमीडिएटली जैसे ही हाउस शुरू हुआ, कानून लेकर के आए और उसमें बहुत ही स्मूथली, बिना किसी लोकलाज की परवाह किए हुए, उसमें से सीजीआई को ओमिट कर दिया और अपना जो उसका जो प्रोटोकॉल बनाया उसमें यह बनाया कि जो सर्च कमेटी बनेगी, सर्च कमेटी में केंद्र के कानून मंत्री रहेंगे, 2 उसमें सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर रहेंगे जो इनिशियल स्क्रूटनी करेंगे। उसके बाद वो सिफारिश करेंगे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी को, जिसमें खुद प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके द्वारा चुना गया एक केंद्रीय मंत्री रहेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, या जो भी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में उसका नेता रहेगा। बहुत ही स्मूथली उन्होंने धीरे से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सीजीआई रहेंगे, उसको साइड स्टेप कर दिया। और उसका परिणाम आज आपके सामने है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों है। आपने इंट्रोडक्शन में बहुत शानदार तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। मुझे आप कुछ चंद सवाल है जो मैं आपके माध्यम से मोदी जी से भी, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई पूछ नहीं सकता है, आपके माध्यम से मोदी जी से भी, इस सरकार से भी और इस देश के 140 करोड़ लोगों के सामने उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की व्याख्या करना चाहता हूं। जैसा आपने कहा, कल रात को अधीर रंजन चौधरी को 212 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट दे दी गई, जिसमें से ये चुने जाने थे। सर्च कमेटी ने 6 नाम दिए थे, क्योंकि 2 पद खाली थे, तो 3-3 के 2 पैनल देने होते, 3 मिनिमम, 5 मैक्सिमम। तो पहली बात तो एक रात में आप 212 का लीडर ऑफ अपोजिशन करेगा क्या? उसको तो उसका पूरा डोजियर चाहिए। क्या वो 12 घंटे में पढ़ सकता है उनको? कोई बात नहीं। वो मीटिंग में आए। मीटिंग में आते ही जो अधीर रंजन चौधरी ने खुद बताया, इसमें कोई कोट अनकोट का कोई चक्कर नहीं है, जो उन्होंने डायरेक्ट कहा है कैमरे पे। उन्होंने कहा कि साहब, मीटिंग में 10 मिनट पहले मुझे 6 नामों का पैनल दे दिया गया। उसमें कौन कौन थे? उसमें सुखबीर संधू जी थे, जिनकी अपॉइंटमेंट की गई है, और ज्ञानेश कुमार थे। उसके अलावा 4 नाम और थे उसमें, बुशरा जी, उसमें उत्पल कुमार जी थे, उसमें प्रदीप त्रिपाठी थे, उसमें इंदिरा पांडे थे और गंगाधर थे। 6 ऑफिसर्स की लिस्ट। इसमें आपको पता है रिटायर्ड सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स ही इसके लिए एम्पैनल किए जाते हैं। आप मुझे बताइए कि कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन या कोई भी व्यक्ति क्या 6 नामों का पूरा डोजियर 10 मिनट में स्कैन कर सकता है?
क्या ये सरकार कल रात को जब 212 नामों का नाम दिया, 212 की लिस्ट दी, क्या लीडर ऑपोजिशन को 6 नामों का पैनल नहीं दे सकती थी, ताकि वो उस पर और अच्छे से होमवर्क कर सके और वो आज आप मेरिट्स पे आके टिप्पणी कर सके? 10 मिनट पे रात को आपने 212 का नाम दिया ताकि उसको कुछ भी समझ में ना आए, उसको क्या पता। और 10 मिनट पहले आपने 6 का पैनल दे दिया। 10 मिनट में इतने सीनियर आईएएस अफसर्स का पैनल को स्क्रूटनाइज करके और मेरिट पे फैसला करना असंभव है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो फिर सरकार ने क्या किया कि हमने इन 2 नामों को चुन दिया है, अब आप बताइए। अब लीडर ऑपोजिशन बताए या ना बताए उसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि बहुमत का फैसला होता है। और यही इस देश की बुशरा जी सबसे बड़ी त्रासदी है। चुनाव आयुक्त तो नियुक्त कर दिए गए, थोड़ी देर में राष्ट्रपति महोदय नोटिफिकेशन कर देंगे, लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया सरकार के प्रति, संविधान के प्रति और चुनाव आयोग के प्रति मेरा, आपका और 140 करोड़ लोगों का भरोसा मजबूत करती है या उसको कमजोर करती है? ये पूरी प्रक्रिया जो की गई, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वायलेशन में की गई। आप कहेंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई को रखा था, और जैसा आपने दुरुस्त फरमाया, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस एक्टिवली अंडर कंसिडरेशन है, एक्टिव कंसिडरेशन में है, और इस पर कल हियरिंग होनी है। प्रशांत भूषण ने कल ही ट्वीट किया था कि सीजीआई हैज एग्रीड टू टेक अप द इशू, और ये मीटिंग एक्चुअल में कल रात को 15 तारीख को होनी थी। जैसे ही प्रधानमंत्री जी को ये भनक लगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगा, और वही इतिहास ना दोहराया जाए जो 2022 में आपको याद होगा अरुण गोयल के टाइम में हुआ था। थोड़ी सी अगर आप कहें तो मैं बैकग्राउंड बता दूं। अरुण गोयल के समय में वो वैकेंसी 6 महीने से खाली थी। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिवली डेली बेसिस पे हियरिंग कर रहा था केस की कि कैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। उसी दौरान ऑल ऑफ ए सडन, एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट, अरुण गोयल को आज शाम को इस्तीफा दिलवाया गया। सारा प्रोसेस उनकी वीआरएस मंजूर की गई और कल शाम तक उनको चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सीरियस स्ट्रिक्चर्स पास किए, लेकिन दे स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ रिजेक्टिंग दैट अपॉइंटमेंट। और उन्होंने आगे के लिए सरकार को यह ताकीद दे दी कि आगे से आप इस तरीके से करेंगे, सीजीआई रहेगा, और नहीं तो आप अपना कानून बनाइए। सरकार ने कानून बनाया और वो जो भी किया उसमें सीजीआई को हटा दिया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में वही चीज, क्योंकि कल ये एक्टिवली कंसिडरेशन में है, कल सीजीआई इस पे बहस करने वाले हैं, इस पे सुनवाई करने वाले हैं। आज आपने 15 की बजाय 14 को मीटिंग करके और 2 नए लोगों की थोड़ी बहुत देर में नोटिफिकेशन आने वाली है। तो इससे एक बात बड़ी साफ होती है कि लोकतंत्र का आधार, जैसा आपने कहा, चुनाव है, और चुनाव को संपूर्ण कराने की निष्पक्षता के साथ ड्यूटी है चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग का संचालन करता है चुनाव आयुक्त। अगर लोकतंत्र में चुनाव आयुक्त की उंगली पर किसी ने भी उंगली उठाई नियुक्ति पर, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया संदेहास्पद हो जाती है। तो क्या मोदी जी, क्या सीजीआई ऐसा चुनाव आयोग चाहते हैं, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं? ये उनकी चॉइस है। ये बात साफ हो गई कि प्रधानमंत्री तो ऐसा ही चुनाव आयोग चाहते हैं। अब सीजीआई साहब क्या चाहते हैं, ये देखने की बात है। केवल एक छोटी सी बात और आपके सामने वैल्यू एडिशन के लिए कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जस्टिस नरीमन, बहुत ही विख्यात जुरिस्ट है देश के, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, उन्होंने कहा कि जो नया कानून बनाया है चुनाव आयुक्तों का, इसको सुप्रीम कोर्ट को अविलंब निरस्त कर देना चाहिए। ये जस्टिस नरीमन कह रहे हैं, कोर्ट एंड कोर्ट। और जो जब सुप्रीम कोर्ट में वही पिटीशन एक्टिव कंसिडरेशन में है, उसमें सरकार द्वारा, मैं इन दोनों व्यक्ति जो नियुक्त किए गए हैं, इनकी किसी मेरिट पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कोई भी नहीं कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने भी नहीं की, अपोजिशन ने भी नहीं की। सवाल उस प्रक्रिया का है, सवाल उसकी शुचिता का है, सवाल उन नैतिक मूल्यों का है। मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव आयुक्त ने एक्स या वाई का सपोर्ट तो करना नहीं है। क्या इस देश में यह संभव नहीं है? क्या संवैधानिक नियुक्तियां सर्वसम्मति से हो जाए? कितना आदर्श स्थिति है वो? इसमें किसी का क्या बट रहा है? चुनाव आयुक्त ने चुनाव कराना है। चुनाव में हम सब 140 करोड़, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, बीजेपी और एनी पार्टी, 140 करोड़ लोग स्टेक होल्डर्स हैं डेमोक्रेसी के। उसको आप किसी की विम्स पे नहीं चला सकते हैं। ये शुचिता आपको लानी होगी। ये जो सारे का सारा जब केस कल आएगा, तो अब सुप्रीम कोर्ट जब इसको किस रूप में देखता है, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा बुशरा जी। और अब सवाल यही उठता है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और जिस तरह से उसने एसबीआई और इनडायरेक्टली कहें सरकार को जिस तरह की लताड़ उन्होंने लगाई, और उसके बाद एक इतना अहम फैसला दिया, उसको इलीगल
और अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसने करार दे दिया और उसके बाद कहा कि लिस्ट जारी कर दीजिए। अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वही सीजीआई 5 जजों की बेंच जिन्होंने लगभग 1 साल पहले ये फैसला सुनाया था कि इसमें सीजीआई होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, अपोजिशन का एक लीडर होगा, उसको आपने कानून लाकर बदल दिया। अब क्या ये कल हम किस तरह की, हालांकि आपके लिए बताना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों की एक उम्मीद है कि हम क्या किस तरह के फैसले की कल उम्मीद रखें अगर सरकार के फेवर में ये नहीं आता है ये फैसला, और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह ही ये फैसला आता है तो फिर क्या हो सकता है आगे? देखिए बुशरा जी, अभी तक का जो देश में संविधान की परंपरा रही है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स के अंदर, और तमाम जितने भी केसेस, एन नंबर ऑफ केसेस इसमें आए हैं, आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया रहता है कि जो अपॉइंटमेंट आपने कर दी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, अपॉइंटमेंट के बाद उसको खारिज करने की, संवैधानिक पदों की बात कर रहा हूं, बाकी सिलेक्शंस तो बहुत खारिज होते हैं, जो संवैधानिक पदों पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें वो एक सरकार लोकलाज रखे चाहे ना रखे, जो सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट हैं वो उसमें एक मिनिमम लोकलाज रखते आए हैं। वरना जो गोयल का अपॉइंटमेंट था, अरुण गोयल का, दैट वाज द मोस्ट सुटेबल केस टू बी स्टक डाउन। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तमाम टिप्पणियां की थी, अभी तक का इतिहास ये कहता है, ज्ञात इतिहास में जो स्वतंत्र भारत का जो इतिहास है उसमें अभी तक किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट को इस तरीके से सिरे से खारिज नहीं किया गया है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने तमाम ऐसी शक्तियां दी हैं अदालतों को कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को रिवोक करके किसी भी क्योंकि उनके पास, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो चीज है, वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बुशरा जी क्या है कि वो कानून को इंटरप्रिटेशन का अधिकार उनको है। पहले वो जो सरकार ने कानून बनाया उसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और उस कानून के तहत जो नियुक्ति की गई है उसको भी उसकी मेरिट्स में फैसला कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब तक का इतिहास ये है कि संवैधानिक पदों पर की गई नियुक्तियां, उसमें तमाम नियुक्तियां मैं आपको उंगलियों पर गिनवा सकता हूं कि जिसमें तमाम संदेहास्पद नियुक्तियां आज तक हुई। लेकिन जो कोर्ट्स थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने मर्यादा का पालन किया और अब तक कोई इस तरह का जो बड़े अपॉइंटमेंट अभी तक खारिज नहीं की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नया, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, जो हियरिंग होगी, वो किसी तरीके से पिछले जो प्रेसिडेंट्स हैं वो उसको बाधित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी अथॉरिटी है, वो नए कानून पे भी बहस करेंगे, वो नई नियुक्तियों पर भी बहस करेंगे और वो जो चाहे मेरिट पर फैसला लेने के लिए सब तरह का अधिकार, सर्वाधिकार सुरक्षित संविधान ने उनके पास रखा है। जी, सवाल ये है फिर, अभी कुछ चंद महीने बचे हैं लोकसभा इलेक्शन होने में, ऐसे में सवाल लोगों के जहन में ये है, पहले से ही ईवीएम को लेकर बहुत संशय जो है लोगों के जहन में है और लगातार लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि क्या 2014 और 19 का चुनाव भी, खासतौर पर 19 का चुनाव, क्या किसी तरीके से ईवीएम हैक करके कराया गया? ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ईवीएम हैकिंग पॉसिबल है। अगर उसके साथ साथ चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे हुई है और कैसे सरकार ने अपनी मनमर्जी चलाकर मनमानी तरीके से इन 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की है, और उसके बाद फिर ये पूरी चुनावी प्रक्रिया होगी जहां पर इलेक्शंस होंगे और तमाम चीजें होंगी। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से रिजल्ट को डिले किया जाता है अलग अलग सीटों पर, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर चुनाव आयोग पर ही अगर क्वेश्चन मार्क लग जाए तो सवाल फिर वही है कि आगे क्या होने जा रहा है फिर, हेमंत अत्री जी, क्योंकि पहले से हम ये देख रहे हैं कि ये सरकार किस तरीके से हर चीज पर अपनी मनमानी करती हुई नजर आ रही है। 370 और 400 पार का नारा वो दे रही है। ऐसे में जब उसके कंधे पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जब देश का हर वर्ग लगभग परेशान नजर आ रहा है, तो आखिर किस बिना पर ये सब कुछ, ये पूरा खेल, ये सब कुछ रचा जा रहा है? इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, it is not the man that makes the chair important. It is the man who makes the chair important. It's not the chair that makes the man important. इसी पद पर, चुनाव आयुक्त पर कौन कौन रहे हैं आप कल्पना कीजिए। टीएन शेषन साहब रहे हैं, जिनके नाम से प्रधानमंत्री भी कांपते थे। बाकियों को छोड़ दीजिए, वो तो कहते थे कि आई रोस्ट वन लीडर टुडे एंड आई रोस्ट सेकंड द अदर वन टुमारो। वो किसी को नहीं बख्शते थे। उसके बाद एसवाई कुरैशी जैसे लोग आए यहां पर, उसके बाद अशोक लवासा जैसे नाम आए। मोदी सरकार में क्या किसी भी संवैधानिक पद पर, चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए, किसी भी संवैधानिक पद पर किसी भी संस्था में आपने कोई दबंग व्यक्ति देखा है क्या? ये इस सरकार का कैरेक्टर है। कोई भी रीढ़ वाला व्यक्ति आकर के अपने पद की गरिमा
और अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति फ्री एंड फेयर कर पाए। अभी तक मुझे एक नाम बता दीजिए आप पिछले 10 साल में। अशोक लवासा साहब ने प्रयास किया, उनका साथ क्या दुर्गति की गई, केवल कल्पना की जा सकती है। उनके पास इनकम टैक्स की नोटिस, उनकी धर्मपत्नी के साथ जाती इनकम टैक्स की, उनके बेटे के साथ, उनकी सिस्टर के साथ, किसी को नहीं बख्शा गया। और हालत ये हुई कि वो बहुत ही जो वाजिब सवाल उठा रहे थे, बहुत ही वाजिब सवाल 4 पॉइंट्स के ऊपर, देश का कानून ये कहता है बुशरा जी कि आप पूर्व सैनिकों के नाम पर, सैनिकों के नाम पर, फौज के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, आप धार्मिक विभाजन नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही तो कहा था कि भाई नोटिस दिया जाए। उन्होंने कोई कार्रवाई तो कह नहीं दी थी, नोटिस तो एक प्रक्रिया है, और उन्होंने डाइसेंट नोट दिया अपना। आप कल्पना कीजिए, एक संवैधानिक पद पर सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन में, उसके डाइसेंट नोट को भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। कल्पना कर सकती हैं आप, 5 जजों की बेंच में भी अगर आप चाहें, 5 जजों की बेंच में अगर सीजीआई है तो सीजीआई इज नॉट देयर बॉस, ऐसे ही सीईसी इज नॉट देयर बॉस, सीआईसी इज नॉट आवर बॉस, ही इज फर्स्ट अमंग अस इक्वल्स। अगर मैं डाइसेंट नोट देना चाहूं वो रिकॉर्ड होगा, और अगर मैं चाहूं तो मैं अपना फैसला भी अलग दे सकता हूं बेंच में। तो वही लवासा साहब ने कोशिश की थी, उनके साथ क्या गत की गई, इसी सरकार के द्वारा उनको इस्तीफा देना पड़ा। अभी आपके पास ताजा उदाहरण अरुण गोयल का है, इस सरकार के सबसे ब्लू आइड ऑफिसर, जिसको 24 घंटे में वीआरएस मंजूर करने से लेकर के नियुक्ति तक दी, वो उससे भी तेज गति से इस्तीफा देकर चले गए। क्या इस देश में कोई जानता है कि उनका इस्तीफा क्यों हुआ? क्या इस देश को जानने का हक है कि उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया? ये बेसिक सवाल है जो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जनता को जानने का अधिकार है। अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मसला भी ध्यान हो तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन को ही इन्वोक किया उसमें, कि जनता के जानने के अधिकार के खिलाफ है ये। तो समझना पड़ेगा कि सरकार का दर्शन क्या है, सरकार की फिलॉसफी क्या है। क्या ये सरकार संविधान को मानने के लिए जानी जाती है, या ये सरकार संविधान की अवमानना के लिए जानी जाती है? तो अभी तक का जो मोदी सरकार का रिकॉर्ड है वो ये है कि वो संविधान को ठेंगे पर रखकर चलती है और किसी की परवाह नहीं करती है, जिसको चाहती है वहां नियुक्त करती है। तो ऐसी पूरी सूरत हाल में, और इस सरकार का तो एक बड़ा गजब का उदाहरण मैं बताऊं आपको, सीवीसी की अपॉइंटमेंट हो रही थी पिछली बार, 2020 की बात बता कर रहा हूं मैं, तो जो सर्च कमेटी में जो लोग सीवीसी ढूंढ रहे थे और जिसका पैनल में उन्होंने नाम सुझाया, कल्पना कीजिएगा इस स्थिति की, इसी सरकार का कारनामा है। जो लोग सर्च कमेटी में सीवीसी ढूंढ रहे थे, जिन्होंने नाम सुझाए और उन नामों पर सहमति नहीं बनी, तो कल्पना कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या किया। जिन सर्च कमेटी के लोगों ने ढूंढा था उनमें से एक को सीवीसी बना दिया, ढूंढने वाले को सीवीसी। कभी आपने सुना है? तो ऐसे ऐसे तमाम कारनामे इस सरकार के पास भी हैं और भाजपा शासित तमाम सरकारों के पास भी है। तो सवाल अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट और माननीय जो उच्च न्यायालय जितने भी हैं, वो कब तक लोकलाज का पालन करेंगे? क्या उनके ऊपर भी संविधान की रक्षा का दायित्व नहीं है? संविधान को अक्षर से लागू करने का दायित्व नहीं है? कब तक आप ये मानते रहेंगे कि सरकार ने अब अपॉइंटमेंट कर दी है, हम आगे के लिए उनको चेतावनी देते हैं या आगे के लिए ये करते हैं? जब तक किसी भी सरकार के किसी फैसले को आप स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे, तब तक किसी भी सरकार को अकल नहीं आएगी। अभी आपने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर फैसला था, उस दिन भी मैंने आपने चर्चा की थी, लाइव की थी उस दिन, कि किस तरीके से, जिस तरीके से उसका चयन किया गया था, कैमरे के सामने जनादेश की खुली लूट और डकैती हुई थी। चीफ जस्टिस ने 1 सेकंड के अंदर उसको राइट ऑफ करके, ना केवल राइट ऑफ किया, स्टक डाउन किया अपॉइंटमेंट को, जो चैलेंजर था उसको मेयर घोषित किया। ये बहुत रेयर फैसला था। तो सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है कि ये वो समय आ गया है जब उनको अपने अधिकारों को, देखिए इकबाल जो है ना, चाहे सत्ता का इकबाल हो चाहे न्याय का इकबाल हो, उसको कायम रखने के लिए कई बार आपको कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कानून बनाया था, वो कानून ऑलरेडी अंडर चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव कंसिडरेशन में है, तो दिस इज हाई टाइम कि जैसे आप देखिए हमारे देश में दिक्कत क्या है बुशरा जी, हमेशा ये कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इलेक्टरल बॉन्ड्स के अंदर भी यही हुआ। 2019 में याचिका आई थी, 2024 में फैसला आ रहा है। तो 5 साल तक जो उस इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर जो लोकतंत्र के साथ जाती हुई, 22,000 करोड़ रुपया लेटेस्ट फिगर आ गया है इलेक्टरल बॉन्ड का। तो 2019 से 2024 तक जितने भी चुनाव हुए उस इलेक्टरल बॉन्ड के पैसे से हुए।
तो जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी थे तो वो चुनाव कानूनी कैसे हैं? उस दौरान में उस पैसे से तमाम सरकारें गिराई गई, विधायक खरीदे गए। आप कल्पना कर सकती हैं क्या जब 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया था, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको डेली बेसिस पे नहीं सुन सकता था? देर तो हुई ना, लोकतंत्र तो कंप्रोमाइज हुआ ना। और उस पैसे से भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 550 दफ्तर बने। वो कानूनी कैसे हैं? वो चुनाव कानूनी कैसे हैं? वो खरीद फरोख्त कानूनी कैसे है? तो ये सारे बेसिक सवाल थे जो आपको समझने पड़ेंगे। इसी तरीके से 370 का केस था, 6 साल तक लटकता रहा। होना यह चाहिए कि जो इस तरह के केस है, अब जैसे चुनाव आयुक्तों का मामला है, चुनाव के अंदर अगले 1 हफ्ते के अंदर चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो अगर इसको आप कल सुन करके इसको पेंडिंग रखते हैं फैसले को, इसमें कोई भी फैसला आप हियरिंग, अगर इसमें 1 महीने की भी तारीख आ गई तो फिर आप चाहिए हटाइएगा, चाहिए रखिएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं बुशरा जी लोकतंत्र में, जिनको आप डेली बेसिस पे अर्जेंसी के साथ हियरिंग करके बाकी काम चाहे छोड़ने पड़े, क्योंकि आपको लोकतंत्र बचाना है। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का रक्षक है, चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है। उसकी नियुक्ति में अगर कोई दिक्कत है, कोई चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है, तो उसको आप लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रख सकते। ये न्याय का तगाजा है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। तो अब देखना पड़ेगा जस्टिस चंद्रचूड़ किस तरीके से इसको कंसिडर करते हैं। टॉप नंबर 1 बेंच उसको देख रही है। ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा रोचक होगा, क्योंकि इस देश में चुनाव की आधारशिला है लेवल प्लेइंग फील्ड, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड कंप्लीटली डिमोलिश हो चुका है। जो आपकी मुख्य विपक्षी दल है उसके तो अकाउंट्स भी सील है, बाकी तो छोड़ दीजिए। फिर नियुक्तियां ऐसे हो रही हैं, फिर सारा पैसा सरकार के पास है, सारे प्रचार माध्यम सरकार के पास है। तो अपोजिशन के पास लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? डेमोक्रेसी कहां बची है? तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस इलेक्शन कमिश्नर के जो नियुक्ति है और जो नया कानून है उन पे एक साथ सुनवाई कर रहा है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस मामले पर जितनी लंबी सुनवाई की जरूरत पड़े करनी चाहिए, और न्याय करना चाहिए दिस वे और दैट वे, ताकि लोगों का लोकतंत्र में और चुनाव की प्रक्रिया में, चुनाव आयोग में भरोसा बना रहे। क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और शायद बहुत चुभती हुई बातें हैं वो, और ये बहुत गहरे सवाल हैं जो आप उठा रहे हैं यहाँ पर हेमंत जी। और जाहिर सी बात है लोकतांत्रिक पूरी प्रक्रिया जो है उसमें क्या और कैसे और किस तरह से होना चाहिए और वो कितनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसको लेकर आपने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये भी है, आपने चंडीगढ़ का जिक्र किया, चंडीगढ़ के वक्त लोकतंत्र की हत्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब फैसला सुनाया तो उसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। ये कोई सिर्फ शब्द नहीं है, ये आप ये देखिए कि किसी भी सरकार के लिए, चुनी हुई सरकार के लिए ये शर्म से मरने वाली बात है कि अगर उसके लिए कहा जाए कि लोकतंत्र की हत्या, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, और ये कहा जाए कि आप इतने वक्त से एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा है कि इस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी मनमानियों की, उसकी एक ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसे लिखने के लिए बैठे तो शायद सालों गुजर जाएं। लेकिन सवाल फिर यही है, और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कल का फैसला जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। कल 2 अहम बातें हैं, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला करता है और किस तरह से सुनवाई होती है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, और दूसरी अहम बात है कि कल इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने वेबसाइट पर वो तमाम नाम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लिस्ट उनको जो मिली है, जो एसबीआई से उसे डेटा मिला है, वो उसको पब्लिश करेगा। तो 2 महत्वपूर्ण चीजें कल होने जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है हेमंत जी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला आया और अब एसबीआई ने लिस्ट और डेटा जो है वो दे दिया है, हलफनामा दाखिल कर दिया है। लोग अब इसमें सवाल उठा रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमिश्नर्स पर ही सवाल उठे और ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा चुने गए, अपनी मनमानी के जरिए चुने गए ये वो लोग हैं, तो क्या हम फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो तमाम चीजें भी ट्रांसपेरेंट और सही तरीके से होंगी जिनकी जिम्मेदारी उनको दी गई है? नहीं, देखिए अभी तो उन्होंने नियुक्ति भी नहीं पाई है और उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है। अभी से उनके ऊपर कास्ट एस्पर्शंस कास्ट करना तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है निश्चित तौर पर संदेह के दायरे में है, तभी हम उस पर बात कर रहे हैं। संविधान की एक्टिव कंसिडरेशन के अंडर है कि वो एक्टिव जुडिशियल स्क्रूटनी उस पर चल रही है। लेकिन बुशरा जी इसमें सवाल कुछ और भी है। मैं एक और बात आपके सामने कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के फैसला दिया,
26 दिन का टाइम था और 24वें दिन एसबीआई जो कि सरकार का बैंक है वो आता है कोर्ट में, कहता है कि साहब ये दो डेटा सेट्स है, इनको मिलाना हमारे लिए, इनको वो करना मुश्किल है। उससे क्या पेज खड़ा हुआ कि डोनर्स की एक लिस्ट है, रिसिपेंट्स की एक लिस्ट है, किसने किसको दिया ये साबित नहीं होता उससे। आज आपको एक नई बात कह के जा रहा हूं, वो सारी डिटेल्स आज चुनाव आयोग के पास पहले दिन से है। हर एक पार्टी ने अपने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे रखी है, हर एक पार्टी ने, कितना आया और किस किसने दिया। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से तो एसबीआई तो बच गया उन दोनों फिगर्स को मैच करने के लिए, आपने दिया, मुझे दिया, किसको दिया, लेकिन चुनाव आयोग के पास तो वो सारी जानकारी है। क्या चुनाव आयोग जो सारी पार्टियों ने उसको एफिडेविट पे सब कुछ दे रखा है, क्या उसको सार्वजनिक करेगा? क्योंकि जो एसबीआई का डेटा है उसको डायरेक्टली मैच नहीं कर सकते आप, उसमें केवल आप संभावनाएं जता सकते हैं कि ये ट्रेंच थी, इस दौरान में इस पार्टी को इतना मिला तो इसने इतना दिया होगा। एग्जैक्ट फिगर्स मैच नहीं हो सकते, लेकिन चुनाव आयोग के पास वो एग्जैक्ट फिगर्स हर पार्टी ने दे रखे हैं। तो क्या चुनाव आयोग जिसके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड में है वो इस लोकतंत्र के धुंधलके को क्या वो साफ करना चाहेगा? ये वो स्वर्णिम अवसर है कि जो कमी वहां रह गई है, जो हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एसबीआई को ये कह सकता था कि आप 26 दिन से क्या कर रहे थे, आपने ये मैच किए क्यों नहीं, लेकिन चलिए वो उनकी विजडम है, उस पर मैं और आप कोई नहीं होते करने वाले। लेकिन चुनाव आयोग के पास हर एक पार्टी ने कंप्लीट डिटेल्स ट्रेंच वाइज दे रखी है कि हमें इस साल में इस ट्रेंच में इतना फलाने ने दिया। क्या चुनाव आयोग के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसका तो काम ही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना। क्या चुनाव आयोग वो जो पार्टीज का अंडरटेकिंग है, जो डिटेल्स है, क्या उनको सार्वजनिक करेगा? होने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी, इसी से चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का जो पूरा कारनामे पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इसके पूरे इतिहास में अब तक के निकृष्टतम दर्जे पर है। जब 28 पॉलिटिकल पार्टियां 6 महीने से ईवीएम को लेकर के मिलना चाहती, केवल मिलना चाहती है, बाकी काम तो चुनाव आयोग ने देखना है ना। और चुनाव आयोग के पास देश की प्रमुख 28 दलों के लिए मिलने का समय नहीं है, मिलने का समय नहीं, अंडरलाइन कीजिएगा। तो उस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर आप क्या बात करेंगे? वो चुनाव आयोग क्यों बच रहा है? ये वही चुनाव आयोग था जो आज से 10 साल पहले अगर आपने मैंने एक सिंपल मेल कर दी किसी बात को लेकर के तो उसका जवाब आता था, पर्सनल हियरिंग होती थी। आज क्या स्थिति हो गई है कि देश के 28 प्रमुख राजनीतिक दल जिनके पास 50% से ऊपर लोगों की वोट है, उनसे मिलने के लिए चुनाव आयोग के पास समय नहीं है। तो बुशरा जी, ये नया लोकतंत्र है। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी क्या होगी ये देखना शायद चुनाव आयोग ने देखना भूल दिया है, शायद सरकार नहीं देख रही है। तो मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़ के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसा चुनाव आयोग चाहते हैं, वो इस देश में कैसा लोकतंत्र चाहते हैं, वो कैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया चाहते हैं, कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। और अगर ये सारी चीजें हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये चुनाव वाली नियुक्तियों पर जो सारा फैसला होगा तो ये सारी चीजें कंसिडर होंगी। महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी है हेमंत जी कि ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जो सरकार है उसके जरिए चलेगा या फिर ये देश सुप्रीम कोर्ट के जरिए चलेगा। अगर हर चीज के लिए हमें हर तरह के किसी भी फैसले के लिए सरकार के उठते हर जो भी सवाल सरकार के ऊपर उठते हैं उनके जरिए किए गए कामों पे हम हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं और वही आखिरी उम्मीद बचा है, तो सवाल तो ये भी उठता है, फिर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये देश किससे चल रहा है? फिर ये देश, बुशरा जी, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, देश चल नहीं रहा है, इस देश को हाँका जा रहा है। पिछले 10 साल से कितने ऐसी चीजें हैं जो इस देश में अप्रत्याशित हुई। आपने कितनी सीएजी की रिपोर्ट देखी है पिछले कुछ समय में? जिस सीएजी के कारण कांग्रेस की सरकार चली गई, आज वो कहीं सीएजी की रिपोर्ट दिखती है आपको? और कोई अगर रिपोर्ट भूले बिसरे आ जाती है तो उस सीएजी के अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है। आपने भी द्वारका एक्सप्रेस वे की सीएजी की रिपोर्ट देखी होगी, वो अधिकारी कहां है आज की तारीख में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा और आरएसएस का एक सूत्री वाक्य है इस देश के अंदर, विजय ही धर्म है। किसी भी चीज को लेकर के येन केन प्रकरण, केवल विजय, उनकी विजय। बाकी राजनीति, देश की शुचिता, देश की संवैधानिक संस्थाएं, देश का कानून, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए केवल चुनाव जीत जाना, चाहे जैसे जीते,
उसमें कोई नैतिकता, कोई मर्यादा, कोई आचरण, कोई कोड ऑफ एथिक्स, कोई किसी भी तरीके की वो उनके लिए मायने नहीं रखती। उनके लिए जीत ही सर्वोपरि है। और ऐसी सरकार के सामने जहां पे देखिए लोकतंत्र जो है, लोकराज, लोकतंत्र का मतलब लोकराज है, आम आदमी का राज। और लोकराज हमेशा लोकलाज से चलता है। और लोकलाज को क्रिएट कौन करता है? लोकलाज की सबसे बड़ा जो प्रहरी है वो है देश का मीडिया, कि जो चीजों को, जो मुद्दों को लगातार लोगों के सामने लेकर जाए जैसे कि वो है। तो क्या 10 साल से वो मीडिया वो काम कर रहा है? मीडिया ने पिछले 10 साढ़े पौने 10 साल में कीर्तन के अलावा कोई काम नहीं किया। मोदी जी का कीर्तन करता है, सवाल वो विपक्ष से पूछता है। हमारा मैंडेट क्या है? हमारा मैंडेट है सरकार से सवाल पूछना। मीडिया पूछता है किससे सवाल? मीडिया पूछता है अपोजिशन से सवाल। ये नया मीडिया है। उसके अलावा जितनी भी संस्थाएं आप देखिए, आपने देखा कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है आज देश में? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है आज देश में? आज सीवीसी कौन है देश में? लोकपाल कौन है? कोई किसी को जानता है क्या? किसी का नाम बता दीजिए मुझे एक का। एनएचआरसी का चेयरमैन कौन है? उसका क्राइटेरिया क्या तय कर दिया आपने? सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि जो संस्थाएं अपॉइंटमेंट के अंदर लिखा होता है, बुशरा जी मेरे को तो एक अवसर मिला सेवा करने का 5 साल, उसमें लिखा जाता है एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑब्लिक जूरिस्ट। एमिनेंट इज द वर्ड, एंड एमिनेंस इज नॉट ओवरनाइट, इट इज व्हाट यू अर्न बाय वर्च्यू ऑफ द लेंथ ऑफ योर सर्विस। एमिनेंस इज नॉट ओवरनाइट। आज की तारीख में उन पदों पर कौन काम कर रहे हैं? आप इस देश के सीआईसी का नाम बता दीजिए मुझे, इस देश के किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम बता दीजिए मुझे, आज बता दीजिए लोकपाल कौन है। तो लोकतंत्र को यहां लाके खड़ा कर दिया है कि इट इज बीइंग रूल्ड बाय, ये कौन सी संस्थाएं हैं जिनका मैंने नाम लिया? ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। और इन संस्थाओं पर आप अगर नोबडीज को बिठा दोगे, आप हैंडपिक्ड लोगों को बिठा दोगे, तो वही होगा जो आज देश में हो रहा है। और उसका रक्षक कौन है? उसका रक्षक वो है जो अपना जो कीर्तन मंडली है, जो गोदी मीडिया है जिसको आप कहते हैं, जो पूरे विपक्ष की सुपारी लिए फिरता है, जो लोकतंत्र की सुपारी लिए फिरता है और आम आदमी को गुमराह करता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बुशरा जी। जी बिल्कुल। और मेरा सवाल आपसे ये भी, हमने देखा कि अब तक ईवीएम को लेकर सवाल जो है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी इनकी तरफ से उठाया गया, वकीलों के ग्रुप ने उठाया, उन्होंने पूरी तरीके से इसको लेकर आंदोलन किया और एक बहस जो है, नई बहस देश में शुरू हुई। हालांकि लगातार इसको लेकर पहले से ही बात होती रही है। अब राहुल गांधी ने कल बाकायदा तौर पर महाराष्ट्र की अपनी एक सभा में इस पूरे मामले को उठाया है। उन्होंने अरुण गोयल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा लीडर अगर ईवीएम को लेकर, जिससे पूरा चुनाव होना है, जिससे आप बटन दबाएंगे, आप किसको वोट करना है, करेंगे आप, ये सुनिश्चित होना है, और उसके बाद देश किसके हाथों में जाएगा, कौन चलाएगा, ये तय होना है। अगर उसको लेकर ही वो सवाल अगर खड़े करता है, तो फिर क्या इस सुप्रीम कोर्ट को और क्या इलेक्शन कमीशन को इस मामले को लेकर आगे सुनवाई नहीं करनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन से तो शायद अपोजिशन पार्टियां और अब शायद देश भी बहुत ज्यादा कोई उम्मीद लगाए नहीं बैठा है। जो हश्र उसका हो गया है, जिस तरह से लगातार 6 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और टाइम नहीं दिया गया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को लेकर भी सुनवाई करनी चाहिए? क्योंकि एक बार फिर से अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो जो सवाल आप और मैं उठा रहे हैं, जो सवाल जनता के जहन में है, वो सवाल ऐसे ही बने रहेंगे, बल्कि और ज्यादा खतरनाक वक्त हम आगे देखने जा रहे हैं। जो ईवीएम का यूज का इशू है चुनाव के अंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास सब जुडिस्ड है और लंबे समय से सब जुडिस्ड है। वही जो बात मैं पहले कह रहा था कि जो चुनाव से जुड़े हुए जितने भी केसेस पेंडिंग है इस तरह के, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट निपटारा किया, अब इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का मामला जिसपे कल हियरिंग होने वाली है, और अब जैसा आपने कहा ईवीएम का मसला भी एक्टिव कंसिडरेशन में है चुनाव आयोग के। तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें भी देरी नहीं करनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी, दिस वे और दैट वे, मेरिट पे फैसला हो जाए। और इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिनों के लिए, अगर कुछ दिन के लिए बाकी हियरिंग को एडजर्न करके इसको रेगुलर बेसिस पे लेना पड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, तो बी इट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ही लोकतंत्र की रक्षा करना है, और लोकतंत्र का आधार मैं फिर कह रहा हूं चुनाव है। अगर चुनाव प्रक्रिया की शुचिता डाउटफुल है तो बाकी सारा इंफ्रक्चुअस हो जाता है पूरे का पूरे चीजें। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर भी, दिस वे और दैट वे, ईवीएम के यूज को लेकर भी, इसको भी वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जो कि लॉन्ग टाइम से ओवरड्यू है, पेंडिंग है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इसको किस रूप में देखते हैं।
जी, बिल्कुल। और ज़ाहिर-सी बात है और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये देखना कि आज तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 2 की हो गई है और उसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, वो हम सबके सामने है। किस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पे प्रेस के सामने आकर जो तमाम बातें कही हैं कि कैसे उनको लिस्ट दी गई और फिर किस तरह से 6 नाम उनके सामने रखे गए और 2 उसमें से चूज़ किए गए और कहा गया कि इनकी स्क्रूटनी हो गई है, आप इस पर सहमति जता दीजिए। और ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी अगर अगर कोई सेल लीडर हो, तो वो अपनी सहमति नहीं जताएगा जबकि उसको उसके बारे में अगर कुछ नहीं पता है और जिस तरह से पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया है। अब विपक्ष का उस पूरी कमेटी में होना न होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप ये देखें कि कोई सर्वसम्मति से ये पास नहीं होना, मेजॉरिटी से होना है और उसमें प्रधानमंत्री है और कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपनी सहमति उसमें जता दी और उसके बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। अब इसमें आखिरी सवाल मेरा जो आपसे है हेमंत जी, क्योंकि अब ये जो 2 चुनाव आयुक्त हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, इनमें से एक सीनियोरिटी के हिसाब से नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। वो पूरा प्रोसेस क्या है, वो कैसे आगे होगा और कौन हो सकते हैं, क्या अभी बताया जा सकता है या इसके लिए इंतजार हमें करना होगा? नहीं बुशरा जी, इस बारे में जो संविधान है बिल्कुल ओपन है। देखिए, सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। जो मौजूदा सीईसी हैं राजीव कुमार, वो अगले साल फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद सीनीटी में ये दोनों लोग ज्वाइन करेंगे। इनमें से जो नंबर 1 पे अपॉइंटमेंट है, ही बिकम सीनियर बाय वर्च्यू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, और जो नंबर 2 पे है वो ही बिकम्स जूनियर। तो सरकार के पास दोनों पावर्स हैं। सरकार चाहे तो नेक्स्ट सीनियर को अपॉइंट कर सकती है सीईसी में, सरकार चाहे तो फ्रेश चेहरे को सीधा सीईसी लगा सकती है। लेकिन आमतौर पे सरकार फ्रेश चेहरा इसलिए लेके नहीं आती कि वो आमतौर पर बाहर से, क्योंकि वो आमतौर पर जो सर्विंग जो होता है कमिश्नर, उससे जूनियर होता है। तो आमतौर पर प्रक्रिया ये है कि जो नेक्स्ट सीनियर है उसको बढ़ा दिया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में सरकार के पास ये भी अधिकार है कि वो नया सीईसी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो जो पुराने सर्विंग है उनसे जूनियर होगा। और आपको पता है ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की और सीनियरिटी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सरकार के पास दोनों अधिकार है। जी, बिल्कुल। और ऐसे वक्त में 2024 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जहां पर ईवीएम को लेकर सवाल है। ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष से लेकर तमाम जो ग्रुप्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सवाल है कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही चीजें चैलेंज हैं और इसी हफ्ते किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये देश चुनाव के मुहाने पर बिल्कुल खड़ा हुआ है। आप और हम ये तय करने जा रहे हैं कि आखिर अगली सरकार कौन होने जा रही है। जो लोग सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं, उनके दिमाग में एक नहीं बल्कि 1000 डाउट्स हैं। उनको ये लग रहा है इस सरकार के 10 साल के जिन्होंने कारनामे देखे हैं, जिस तरह के उन्होंने पूरे उनके काले चिट्ठे देखे हैं, क्या वाकई में ये देश आगे आने वाले वक्त में फ्री और फेयर इलेक्शन 2024 का देखने के लिए जा रहा है? इतने डाउट्स अगर किसी एक लोगों के जहन में, जनतंत्र में, जन के जहन में अगर ये सवाल आ रहे हैं, तो वाकई में जब ये रिजल्ट सामने आएंगे और अगर उसके मन मुताबिक वो नहीं आते तो फिर किस तरह के सवाल उठ खड़े होंगे। और सवाल ये भी है, अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि चुनाव आखिरी चुनाव होने जा रहा है और ऐसी बातें तमाम विपक्ष के नेता कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस मौजूदा सरकार के लिए अगर कोई एक चीज मायने रखती है तो वो है साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना, किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज रहना, यही उसका वाहिद मकसद है। क्या अपने वो इस मकसद में फिर से कामयाब होती है और अगर होती है तो फिर देश की तस्वीर और तकदीर क्या होने जा रही है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपने बहुत बारीकी से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एक एक बिंदु पे अपनी इस बहस को आपने आगे बढ़ाया और अपनी बातें आपने रखी। बहुत शुक्रिया।